हेलो फ्रेंड्स और सभी सम्मानित दर्शकों। आज हम बात कर रहे हैं क्या जैसे अपन ने पहले बात करा था विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस अधिनियम में पार्ट 1 में हमने धारा 1 से लेकर 8 तक विवाह और विवाह की शर्तों के बारे में कुछ जाना। आज हम बात करेंगे धारा 9 पर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारियों का प्रस्थापना मतलब पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को पुनर्स्थापित करना। धारा 9 के तहत जिला न्यायालय के अंदर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। ये धारा 9 क्या कहती है पहले अपन समझेंगे। जब पति या पत्नी अपने को एक दूसरे के सहचर्य से किसी युक्त हेतु के बिना प्रतिहत कर लेते हैं तब व्यथित होकर दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना के लिए जिला न्यायालय में आवेदन कर सकेगा। न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है, आवेदन मंजूर कर सकेगा या ना कर सकेगा। अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्तावना की डिग्री पारित कर सकेगा। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है, युक्त कारण वह पक्षकार साबित करेगा जिसने सहचर्य से प्रतिहत कर लिया है बिना उचित कारण पति और पत्नी के बिना उचित कारण और पति या पत्नी के बीच कोई प्रतिकूल व्यवहार नहीं हुआ है। अब सरल शब्दों में हम समझेंगे इस धारा को। आज के ज़माने में पति पत्नी के बीच में एक सामान्य सी बात को लेकर भी डिस्प्यूट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहने का निर्णय कर लेते हैं। ऐसे में जो समझदार पक्षकार है, जो समझता है कि यह रीजन अलग रहने के लिए उचित नहीं है, व्यथित पक्षकार जिला न्यायालय में जाकर यह प्रार्थना पत्र दे सकता है कि श्रीमान मेरी पति या मेरा पत्नी मुझसे बिना कारण से अलग रह रही है, मुझे अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना करवानी है। दोनों पक्षकार पति या पत्नी कोई भी ये प्रार्थना पत्र जिला न्यायालय में पेश कर सकते हैं। जहां पारिवारिक न्यायालय उपलब्ध है वहां पारिवारिक न्यायालय में ये प्रार्थना पत्र पेश होगा। अब इस धारा पे बात करें हम, पहला तो प्रार्थना पत्र पेश करने वाले पक्षकार को ये तथ्य साबित नहीं करना होगा कि सामने वाला पक्षकार चाहे पत्नी हो या पत्नी हो बिना कारण के अलग रह रहा है। अर्जी प्रार्थना पत्र पेश करने वाले व्यक्ति को तो यही प्रार्थना करनी होगी, सब मेरा पति या पत्नी मुझसे बिना उचित कारण साथ नहीं रह रहे हैं, आप मेरे दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना कराएं। जब सामने वाले पक्षकार यानी जिसका पति है या जिसकी पत्नी है उसे कोर्ट में बुलाया जाता है, वह इस बारे में उचित कारण बताएगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ या इस पत्नी के साथ इस कारण से अलग रह रही हूँ। यदि उस व्यक्ति का कारण उचित हुआ तो कोर्ट दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना नहीं कराएगी। अब इसमें उचित कारण क्या क्या हो सकते हैं। कोई पक्षकार क्रूरता करता है, चाहे पति क्रूरता करता है या पत्नी क्रूरता करती है, तो दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना नहीं करवाई जा सकेगी। पति या पत्नी व्यभिचार में रहते हैं तो भी नहीं कराई जाएगी। कोई उचित कारण है जो कोर्ट में आप प्रेजेंट करेंगे और कोर्ट को उचित लगता है तो भी दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना नहीं कराई जाएगी। ऐसी परिस्थितियां हैं कि विवाह को बचाया नहीं जा सकता, दोनों पक्षकार विवाह को कैरी ऑन करने की स्थिति में नहीं है, तो भी दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना नहीं करवाई जाएगी। एक दूसरे के साथ दोनों अनुचित व्यवहार करते हैं, जो अर्जीदार आया है वह व्यक्ति जो अपराधी जो सामने वाला पति है या पत्नी है उससे अनुचित व्यवहार करता है, एक लॉयल व्यवहार नहीं करता है, तो भी दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना नहीं करवाई जाएगी। दोनों पक्षकार लंबी अवधि से अलग रह रहे हैं,
जैसे देखा जाएगा कोई 5 साल कोई 10 साल से अलग रह रहा है, फिर कहता है आगे कोर्ट में कि हमारे दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना कराई जाए, तो कोर्ट नहीं करवाएगी। कुछ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी अपन नज़र डालें। दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना की धारा 9 का लोग दुरुपयोग भी करते हैं, पर इस पर कोर्ट ने कहा है कि सरोजनी रानी बनाम सुदर्शन 1984 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि धारा 9 का उद्देश्य पति पत्नी के बीच वैवाहिक अधिकारों को बहाल करना है, ना कि एक दूसरे को साथ रहने के लिए मजबूर करना है। इस धारा का उद्देश्य ये भी नहीं है कि पति या पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर करें, जैसे कोई बंधुआ मजदूर हो, ऐसा नहीं है। ये एक अच्छी व्यवस्था बने परिवार की, इसलिए इस धारा को रखा गया है, किसी को मजबूर करना नहीं है। एक तीर्थ वर्मा बनाम सोनिया 2015 केस है। इस केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि यदि पति या पत्नी में से एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, कन्फर्म है कि दोनों को नहीं रहना चाहते, तो धारा 9 की याचिका व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है इसका। आप दोनों रहना ही नहीं चाहते और कोर्ट के सामने एक ड्रामा करते हो कि हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए कहें, तो ये भी अनुचित बात ही होगी। एक अंजना बोस बनाम निर्मला बोस धारा में कहा है कि वैवाहिक अधिकारों को बहाल करना का यह एक कोर्ट का प्रयास है, पर इस प्रार्थना पत्र को पेश करने के पहले पक्षकारों को अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए अपने प्रयास कर लेने चाहिए। जैसे पति हो तो पति को मनाने के हिसाब से, या पत्नी हो तो पत्नी को मनाने के हिसाब से उसे लाने की पूरी प्रयास कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कोर्ट आना चाहिए। अब देखा जाए कि धारा 9 को हम क्यों पेश करें, लोग पति पत्नी के बीच में सवाल रहता है, या कई लोगों के बीच में सवाल रहता है कि धारा 9 का प्रार्थना पत्र हम क्यों पेश करें। तो इसके लाभकारी प्रभाव है। जैसे आप कोर्ट गए, कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया, दोनों पक्ष उपस्थित हुए और कोई बात हो जाए, कोई आपस में समझाइश हो जाए, तो आपके अधिकारों की बहाली हो जाती है। एक अच्छा माहौल बन सकता है इस प्रार्थना पत्र को पेश करने से। समझौता हो जाए, किसी भी कोई सामने वाला पक्षकार यदि कुछ कहता है कि नहीं साहब मुझे ये कंडीशन अगर सामने वाला अप्लाई कर देता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, समझौता हो जाए, परिवार फिर बन जाए और एक न्यायालय की मध्यस्थता हो जाती है। जो माननीय जिला न्यायालय के अधिकारी होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, उनके सामने जब मामला जाता है, पति पत्नी जब छोटी उम्र में होते हैं तो वो उचित कारण और अनुचित कारण को समझ नहीं पाते हैं, तो एक उचित कारण उनको समझाया जाता है और जिला जजों के सानिध्य में उस प्रार्थना पत्र का अच्छे से डिस्पोजल हो सकता है, आपके परिवार वापस बच सकता है, कोर्ट की मध्यस्थता हो जाती है। ये इस प्रार्थना पत्र का एक बहुत पॉजिटिव पहलू है। चौथी बात यह है कि ठीक है, नहीं होता है इस प्रार्थना पत्र को आपके पक्ष में डिसाइड, तो एक दूसरे के जवाब आएंगे, बात होगी, तो कोर्ट के समक्ष स्थिति क्लियर हो जाएगी कि भाई ये परिवार नहीं बच सकता, तो तलाक की कार्रवाई में इस प्रार्थना पत्र का, इस डिक्री का महत्व होगा, जो आपको डाइवोर्स के लिए आसानी देगा। धारा 9 का प्रार्थना पत्र कई लोगों द्वारा पेश किया गया है, इसलिए मैंने इस बारे में लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पेश किया है कि भाई क्या होता है धारा 9 का। अब आप इस वीडियो के बाद आप अच्छी तरह से धारा 9 के प्रार्थना पत्र को समझ गए होंगे। अगली बार मैं धारा 10 न्यायिक पृथक्करण पर बात करूँगा, और आप यदि मेरी इस वीडियो से कुछ आपको समझ में आया हो, आपके जीवन में कुछ लाभ हुआ हो, तो मुझे कमेंट, लाइक और कमेंट करें। गुड मॉर्निंग।